गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आशुतोष, अर्चिता, सोनू, दिव्यांश। चलिए मेरे भाई, बिल्कुल लेट नहीं हुए, थोड़ा सा लेट होता है क्योंकि एक क्लास कंप्लीट होकर दूसरी क्लास शुरू होती है और 1-2 मिनट का समय लग जाता है होपफुली। चलिए भाई, आशुतोष कुमार, दिव्यांश, कसक कुमारी, क्लास लाइव हो चुकी है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार यस का कमेंट कर दें। और बहुत दिनों के बाद मुलाकात कर रहे हैं आज। देखिए, आप जानते हैं कि आपके बैच में एक इशू या एक अच्छी बात यह है कि आप सब कुछ पढ़ते हैं साथ में, आपको इंडिविजुअली बैच लेने की। तो अब आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारी क्लासेस चल रही होती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो अब सारी क्लासेस एक साथ तो नहीं हो सकती, तो इसीलिए हमने अब तक शेड्यूल में क्लासेस आपको कराई है, लेकिन अब से परमानेंट एक शेड्यूल मैंने फिक्स कर दिया है ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, आपके पास जो क्लासेस मिले वो बेहतर तरीके से मिले और सारी चीजों को हम परफेक्शन के साथ पूरा कर सके आज से, अब से। क्योंकि ये रिवीजन जरूरी है और इतने दिनों से भाई कहीं नहीं थे, लेकिन सारी क्लासेस हो रही थी तो उन क्लासेस को मैंने करने दिया, आपको ऑब्वियस है। लेकिन अब से रोज 12 से 1 का जो टाइम रहेगा वो मैंने अपने लिए फिक्स कर लिया भाई, ताकि आपकी मेरी मुलाकात भी लगातार होती रहे, गैप लंबा ना हो। ठीक है, तो अब से ये क्लास होगी और यही है टाइम आपका। फिलहाल के लिए इस टाइम को अभी हम चेंज करने वाले नहीं है, क्लास हम करा चुके थे। चलिए, मैं 5 मिनट ले रहा हूं क्योंकि अब कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो सर, अभी हमारी पहली क्लास हो चुकी है, आज हमारी क्लास नंबर 2। पहली क्लास के बेस पर मैं आपसे 5 सवाल कर रहा हूं, आप मुझे इन 5 सवालों के जवाब दीजिए ताकि मैं आपको रिदम में लेकर आऊं, है ना? बढ़िया, ब्राइटनेस बहुत है, टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं। तो अब मुझे बताना, पहले मैंने आपको बताया था सर इकोनॉमिक्स का जो फादर है वो कौन है? पहला कमेंट मुझे करके बताओ, इकोनॉमिक्स का फादर किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किन्हें कहा गया है? जल्दी से बताना मुझे सोच के। दूसरा बताना सोच के, जब मैं आपसे कहता हूं इकोनॉमिक्स के ओरिजिन की वजह क्या है, तो मुझे बताना जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं या अनलिमिटेड हैं? रिसोर्सेज क्या है मेरे पास? तीसरा मुझे बताना, जब मैं कहता हूं इकोनॉमिक्स है और उसके बारे में पढ़ते हैं उसके फादर, तो इकोनॉमिक वर्ड जो आया है ओइकोनोमिया से, वो कौन सी भाषा का शब्द है? कुछ याद करिए, ओइकोनोमिया, ओइकोनॉमिक्स कौन सी भाषा का है? जब मैं कहता हूं हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं सर, और ये पढ़ते हैं कि जो इकोनॉमिक्स आई थी उसका एक वर्ड था, उसका अपना एक मीनिंग था, और इसी में मैंने आपको बताया है कुछ हमारे रिसोर्सिस के बारे में। मैंने आपको बताया द इन वेल्थ ऑफ नेशन किताब किसकी है, ठीक है? वेल्थ ऑफ नेशन नाम की किताब किसकी है, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं क्लास को, बढ़िया से बात समझ में आएगी आपको। देखो, मैंने बताया और इकोनॉमिक्स की मीनिंग, परिभाषा क्या होती है। देखो, इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज करें, जो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, सीमित हैं हमारी इच्छाओं की तुलना में। ये वर्ड आया है ग्रीक भाषा से, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कर लिए एडम स्मिथ हैं, उन्हीं की किताब है वेल्थ ऑफ नेशन। बस मैं एक ही उम्मीद करता हूं, मैं क्लास में क्वेश्चन भी बढ़िया से कराऊंगा आपको। उम्मीद बस एक ही, आप बिल्कुल शांति से, शांत मन से, पूरी ईमानदारी से अगले 50 मिनट मुझे दे दें लिखने के लिए, मेरे साथ लिखकर चले, नोट्स बनाएं। इस बार का सिलेक्शन पक्का है, एग्जाम बेहतर होगा, ये गारंटी है भाई। चले शुरू करें आज की क्लास को। देखिए भाई, आज की क्लास में आपको एक बात सीखनी है पहले मेरे साथ। जब मैं ये कहता हूं हम कोई भी काम करें, हम कोई भी एक्टिविटी करें, देखो हर इकोनॉमी में, क्योंकि मैंने आपको बताया इकोनॉमी क्या है पहले तो समझना। हमने कहा सर जिस जगह पर हम, कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा देश है, हम उस देश को इकोनॉमी कहते हैं। क्योंकि मैं अब बताऊं अगर स्टूडेंट को, तो अर्थव्यवस्था को लेकर वो बहुत परेशान होते हैं कि आज हमारी क्लास जो है वो अर्थव्यवस्था की है या अर्थशास्त्र की है। मेरी बात को समझना। देखो, अब मैंने कहा दुनिया का हर एक देश है, देश की अपनी एक बाउंड्री होती है, उसे देश कहते हैं, और उस देश के अंदर जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। किसी भी देश में हो, चाहे दुनिया का वो कोई सा भी देश हो, कोई सा भी शहर या राज्य हो सर, हर देश में, इवन यहां तक कि अमेरिका में भी ऐसा होगा, इंडिया में भी ऐसा होगा, संसाधन सीमित होंगे। सुनना बात को, ये असीमित कभी नहीं हो सकते सर। अब इस पर्टिकुलर क्षेत्र को, इस एरिया को, इस देश को क्या बोलेंगे? वो जगह, ध्यान से सुनना,
एक भौगोलिक क्षेत्र या स्थान, एक भौगोलिक क्षेत्र या स्थान जहां, ध्यान से देखना भाई, असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उनको पूरा करने के लिए असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए अब बताना आप मुझे क्या है, उसके लिए सीमित संसाधन उपलब्ध है। ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई लोकेशन जहां पर संसाधन सीमित है। यानी इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो क्या कहोगे सर? ए, जियोग्राफिकल एरिया, या प्लेस वेयर limited resources are available to fulfill unlimited wants। इसके लिए to fulfill unlimited wants। अब यहां पर wants अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, और इसके लिए जो जगह की बात हमने करी सर, इसका मतलब यह हुआ कहने का, ऐसी कोई भी जगह, लाइक मैं आपसे कहूं, ऐसी कोई भी जगह आपके पास, उदाहरण के लिए कोई शहर हो सकता है, कोई गांव हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है, या कोई देश हो सकता है। अब ये पर्टिकुलर एरिया को ही हमने इकोनॉमी कहा है। तो इंडिया एक इकोनॉमी है, बिहार एक इकोनॉमी है, हरियाणा एक इकोनॉमी है, हर एक जगह पर अपने पास इकोनॉमी कहलाती है। अब जब मैं इकोनॉमी के बारे में पढ़ूंगा तो एक और बात ध्यान से सुनना मेरी, सर इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस हुआ, फिर ध्यान से देखना। देखो, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का एक फर्क है। तो इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था जो हुई, ये क्या हुआ? कोई एरिया हुआ या कोई प्लेस हुआ। और जो दूसरा शब्द इकोनॉमिक्स है, जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं, ये क्या हुआ बताओ मुझे? तो आप कहोगे ये कोई स्टडी हो गई, ये कोई थ्योरी, कोई प्रोसेस हो गया, कोई प्रोसीजर हो गया। बोलो हाँ या ना। यानी जब आप कोई स्टडी कर रहे हो, कोई एनालिसिस कर रहे हो, किसी थ्योरी के बारे में बात कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड कैसे पूछता है मैं बताऊंगा सर, परिभाषा बिल्कुल आएगी। ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां संसाधन सीमित, लिमिटेड हो, ऐसे क्षेत्र को आपने कहा यूएसए एक ऐसा क्षेत्र है, अमेरिका भी हो गया, इंडिया भी हो गया, रशिया भी हो गया, फ्रांस भी, दुनिया का कोई भी देश हो। अब आपने कहा जब हम बात करते हैं किसी भी प्रकार की स्टडी को लेकर, यानी उसकी स्टडी के बारे में, उसकी ज्ञान के बारे में, तो वो हो जाती है इकोनॉमिक्स। और जब किसी क्षेत्र या स्थान की बात करते हैं तो वो हो जाती है इकोनॉमी। या थ्योरी की बात करें, कोई भी एनालिसिस के बारे में, बस यहां तक बात समझ लो। तो इकोनॉमी अलग है और इकोनॉमिक्स अलग है, ये बात हमें समझ में आ गई। अगर मुझे बताओ प्रॉब्लम इंडिया की होगी, प्रॉब्लम किसी भी जगह पर होगी, बहुत ध्यान से सुनना, मैं लिखने का टाइम दूंगा, तो दुनिया के हर देश में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिन्हें हम कॉमन प्रॉब्लम्स कहते हैं। मेरी बात सुनना, ऐसी प्रॉब्लम जो दुनिया के हर देश में है, उन्हें कहते हैं सेंट्रल या बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल या बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ध्यान से सुनना भाई, क्वेश्चंस एनालिसिस साथ साथ करेंगे। यानी अर्थव्यवस्था की
केंद्रीय या मूलभूत सुविधाएं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय या मूल समस्या है। देखना ध्यान से, देखो एक्चुअल में क्या है कि दुनिया में हर एक देश है और उसके सामने कुछ समस्याएं हैं। जैसे आप कहोगे सर संसाधन सीमित होने की वजह से जो पहली प्रॉब्लम आती है उसे कहा जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस। देखिए भाई, पहली प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी हिंदी में कहूं तो क्या उत्पादन करें। इसका मतलब यह हुआ जब कोई भी इकोनॉमी यानी कोई भी देश के अंदर यह डिसाइड किया जाता है कि हमें कौन सी गुड्स या कौन सी सर्विस है जिसको प्रोड्यूस करना है। क्योंकि देखो हमारे पास जो रिसोर्स है, मैंने कहा किसी भी काम को करने के लिए तो लिमिटेड है, ध्यान से सुनना। तो अब आप देखो यहां पर उस रिसोर्स को हम कहां यूज करें, क्या प्रोड्यूस करें। आप कहोगे कैसे? मान लो एक किसान है, किसान के पास जमीन है और कुछ पैसा है, लेबर भी है उसके पास, लेकिन किसान क्या करेगा बताओ? तो आपने कहा एवरी कंट्री के पास रिसोर्स सेम हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते अन्वेष। कोई अमीर है तो कोई गरीब है, रिसोर्स जितने भी लिमिटेड है पर वो अलग अलग हैं। कहीं जमीन से तेल निकल रहा है तो कहीं जमीन से पानी ही निकल रहा है, कहीं नेचुरल गैस के भंडार है तो कहीं कोयला निकल रहा है। रिसोर्स अलग अलग है, मैन पावर अलग है। किसी के देश में 10,000 लोगों की आबादी है तो कहीं 10 करोड़ लोग रहते हैं, तो ये भी एक रिसोर्स है। सब अलग अलग है पर जो भी ये लिमिटेड है। तो अब आपने कहा सर पहली बात ये आई क्या करना है ये चूज करना होगा। मतलब इसका अर्थ ये बना चॉइस करनी होगी उस गुड्स और सर्विस की जो प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब है कि अब वो किसान अपने खेत में क्या उत्पादन करे उसे डिसाइड करना होगा। चॉइस ऑफ प्रोडक्ट यानी गुड्स एंड सर्विस। प्रोडक्ट कहते हैं कोई गुड्स या सर्विस को टू प्रोड्यूस, यानी या टू प्रोडक्शन। इसका मतलब है उत्पादन के लिए जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए उत्पाद कहते हैं कोई वस्तु या सेवा को किसका करना है, वस्तु व सेवा का चयन करना। ध्यान से सुनना, जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं ना क्या करना है, तब सेकंड प्रॉब्लम अराइज होती है। वो जो दूसरी प्रॉब्लम आती है उसे कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। ध्यान से सुनना, यानी कैसे करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। जब हम ये कहते हैं ना कैसे उत्पादन करें, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? कि हमने डिसाइड तो कर लिया क्या करना है, लेकिन किस टेक्निक से करना है, कौन सी तकनीक से करना है, यानी चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन करने के लिए टेक्निक क्या इस्तेमाल होगी। उत्पादन के लिए तकनीक का चयन। अब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि बेसिक तौर पर हमारी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूं, 2 टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तकनीक का मतलब है उस प्रक्रिया जिसके माध्यम से वो बनेगा। इसमें पहली टेक्निक रहती है लेबर इंटेंसिव, इसे कहते हैं श्रम प्रधान। क्या कहते हैं? लेबर इंटेंसिव, यानी हिंदी में कहूं तो श्रम प्रधान। एक ऐसी तकनीक की बात हम कर रहे हैं सर जिसके अंदर श्रमिकों को प्रधान माना गया है, यानी उस काम को करने में श्रमिकों का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं। उसे कहते हैं लेबर इंटेंसिव यानी श्रम प्रधान तकनीक। और दूसरी टेक्निक आती है जिसे मैं कहता हूं कैपिटल इंटेंसिव यानी पूंजी प्रधान तकनीक। अब जैसे पूंजी का मतलब है कि उस पैसे से हम मशीनरी खरीदेंगे, उस पैसे से हम एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। अब इसे कहते हैं पूंजी प्रधान तकनीक, यानी 2 प्रकार की तकनीक का प्रयोग होगा मुख्यतः। अब इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी टेक्निक जिसमें हम लेबर से ज्यादा काम कराते हैं, लेबर पर ज्यादा बेस्ड होते हैं एज कंपेयर टू कैपिटल यानी कि पैसा और मशीनरी के, तो ये तो हो जाती है लेबर इंटेंसिव। लेकिन जहां हम लेबर का उपयोग कम करते हैं, मैन पावर,
लेबर यानी मैन पावर कम करते हैं, और कैपिटल यानी मशीनरी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। क्योंकि यहां जो कैपिटल वर्ड है ना, आपके बारे में ये पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं सर यहां ये कैपिटल वर्ड क्या बता रहा है, क्योंकि कैपिटल का मतलब तो पैसा होता है। तो यहां जो कैपिटल मतलब है, ये जो पूंजी है, इसका मतलब जो हो गया वो हो गया मशीनरी और टेक्नोलॉजी से, कि मशीनों का इस्तेमाल करके और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मशीन और तकनीक के इस्तेमाल से। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं, अगर ये पूछा जाए हमसे एग्जाम के अंदर कि भारत में जो कृषि है, भारत में जो खेती होती है, आप मुझे बताना कि ये खेती जो होती है वो कौन सी टेक्निक के आधार पर होगी, सोच के बताएं मुझे। तो भारत में जो टेक्निक होगी कौन सी होगी बताओ एग्रीकल्चर में। आपने कहा सर आज भी हमारे एग्रीकल्चर में ना बहुत सारे लोग काम करते हैं, मैन पावर काम करती है, और अगर कुछ राज्यों को छोड़ दे तो ज्यादातर राज्यों में पुराने तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से, वही पुरानी खेती का मेथड है। तो आप अंदाजा भी लगा सकोगे, उसी को कहेंगे लेबर इंटेंसिव। लेकिन जहां इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, तो वहां क्या इस्तेमाल होता है, मशीन और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल। अच्छा, तीसरी प्रॉब्लम को कहते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मैं बेसिक पर बहुत टाइम देता हूं, कम से कम 2 क्लास देता हूं बेसिक की। पता है इसलिए क्योंकि हम में से बहुत सारे ना पहली बार पढ़ रहे इकोनॉमिक्स, बहुत सारे नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं। लेकिन आपको पता है ना, अगर एक बार इस पिच को समझ लिया ना, यानी इस क्रिकेट ग्राउंड पर जो पिच है इकोनॉमिक्स की, तो उसके बाद आप बहुत जल्दी से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन पहली 2 क्लास आपको स्लो ही कराता हूं मैं, किसके लिए उत्पादन करें, ये तीसरी प्रॉब्लम है। यानी अब आपने क्या करे कैसे करे तो सोच लिया, कौन इसका इस्तेमाल करेगा, ग्राहक कौन होगा हमारा, यानी कि हम अगर कोई प्रोडक्ट बनाएंगे वो कौन लोग खरीदेंगे। इसका मतलब है चॉइस ऑफ कंज्यूमर कैटेगरी, कि हमारा ग्राहक अमीर इंसान होगा या गरीब इंसान या मिडिल क्लास, वो किस कैटेगरी का इंसान होगा उसका चयन करना। उपभोक्ता कौन होगा, उपभोक्ता वर्ग क्या होगा उसका चयन करना, इसे कहते हैं क्या उत्पादन करें। अब मैं आपसे कहूंगा 2 मिनट मुझे और दीजिए, मैं हमेशा आपको पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, आ सकते हैं, इस बारे में भी बात करते हैं। तो देख लेते हैं सर क्या है हमारे पास रिसेंट में जो अपडेशन है उसके अकॉर्डिंग। देखिए भाई, क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तैयार हैं होपफुली आप लोग, इसे तो आपको लिखना ही है। देखिए भाई, एक बार मुझे टाइम दें और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर भी करें। तो 3 प्रॉब्लम है, क्या करें कैसे करें और किसके लिए करें। अब जैसे एक सवाल पूछा गया है, सवाल यह है अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं क्या हैं, व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। जब हम एक इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी बेसिक प्रॉब्लम क्या बताओ। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार देना, बिल्कुल अर्थव्यवस्था की समस्या है कि हर इंसान को सुरक्षा और रोजगार दे। निर्धनता का उन्मूलन करना यह भी है, सभी के जीवन की आवश्यकताएं पूरी करना यह भी है। बट मूल क्या है, यह समस्या यह समस्या यह समस्या, मूल समस्या क्या है, क्या कैसे और किसके लिए उत्पादन के बारे में निर्णय करना, यह निर्णय करना कि वो कौन इसका इस्तेमाल करेगा। बात समझ में आ गई होगी। यह हर इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, चाहे वहां गरीबी हो ना हो, रोजगार बेरोजगारी हो ना हो, पर यह प्रॉब्लम हर जगह है। तो इसलिए बताओ मुझे इन निम्नलिखित में से क्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है।
अगली बार ये पूछ रहा है भाई, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप केंद्रीय समस्या नहीं मान सकते? बहुत ध्यान से, बिल्कुल आराम से। स्पीड तो मैं आपको इतनी बढ़ा दूंगा, आप खुद सोचेंगे कि सर बढ़िया से हो गया, अब तो मजा आ गया स्पीड में, बट क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, बट कब करना है, ऐसा हमने कोई भी सवाल नहीं देखा, क्योंकि इस बारे में कोई बात हमसे नहीं की गई। कब करना है को लेकर कोई बात इसमें नहीं आती है। एक सवाल और देखते हैं, फिर उसके बाद आप लिखेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या है हमारे पास, और जवाब दे देंगे। तो क्या बताया, क्या, कैसे, किसके लिए, यही सही है सर। क्या, कैसे, किसके लिए, क्या, कैसे, कहां गलत है, कहां गलत है, ये नहीं आ सकता। मैंने टाइट हेडलाइन बना दिया। तो चलिए भाई, अब पहली स्लाइड को डन करें आज की क्लास की, और जल्दी से कमेंट करें। आज की क्लास की पहली स्लाइड को डन कर ले, अगर कुछ रह गया है तो और कमेंट कर दे यस का। डन 1 आना चाहिए भाई। ठीक है, डन है, 1 है, फर्स्ट क्लियर है बिल्कुल। तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दो अलग चीज है। जब पढ़ाई करते हैं वो इकोनॉमिक्स की करते हैं, प्रॉब्लम इकोनॉमी के अंदर आती है। इसलिए हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं जो, वो इकोनॉमिक्स की ज्ञाता होते हैं। इकोनॉमी किसी देश को कहते हैं सामान्य तौर पर। पहला डन है, अब दूसरे को डन कर लीजिए। लगभग सभी का डन है, दूसरा डन करेंगे। देखो, जीएस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यही है कि एक बार आप ईमानदारी से ना जीएस कर लीजिए, पूरी ईमानदारी से, फिर आपका चाहे ग्रुप डी आ जाए, चाहे फिर आपका रेलवे का कोई एनटीपीसी का आ जाए, चाहे फिर आपका कोई और एग्जाम आ जाए, चाहे डिफेंस के एग्जाम आ जाए, चाहे कोई सा एग्जाम आ जाए, दोबारा नहीं करना होता। एक बार ईमानदारी से 6 महीने लगा दीजिए। ये जो जीएस आपको लग रही है ना कि जीएस काम खराब करती है, सिलेक्शन नहीं दिलाती है, जीएस परेशान करती है, कुछ नहीं होने वाला। लगभग अप्रॉक्स में मैंने कहा, क्वेश्चन जितने भी आए वो फर्क नहीं पड़ता। हर एक सवाल मेरे लिए जरूरी है, प्री में आए, मेंस में आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए भाई, डन हो गया सेकंड। अब मैं एक बात और सिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखो। जब सीखो तो बहुत ध्यान से सीखो। जब हम कोई काम करते हैं, आपने कहा सर इकोनॉमिक्स में एक बात और है, हम जो भी काम करते हैं, देखो दो तरीके से होता है। हर इंसान कोई ना कोई काम कर रहा है। मैं आपसे क्या कहता हूं, सुनना। अब एक बात ये आती है सर मेरी, देखो जब इंसान दो काम करता है, पीडीएफ भी दूंगा, टेंशन मत लो। देखो, अब मैं कहता हूं एक इंसान है जिसने सोशल वर्कर है। अब एक इंसान जिसने सोशल वर्क किया, सामाजिक काम किया, और एक इंसान है जिसने बिजनेस किया। अब इन दोनों में एक फर्क समझो। अब बिजनेस किया तो बिजनेस का संबंध किससे है कि वो ये ध्यान देगा इस बात पर कि वो लाभ कमाए, पैसा कमाए। बिजनेस का कनेक्शन किससे, पैसे से, लाभ से। लेकिन जो आपके पास समाज सेवा है, उसमें आपने लाभ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचा, समाज के कल्याण के बारे में सोचा। बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया, ग्रुप डी आराम से, हर किसी के लिए नहीं पढ़ना होता। तो आपने कहा सर बिजनेस के लिए या सोशल वर्क के लिए किया। अब यहां पर एक बात समझो, तो जब आपने बिजनेस के लिए किया, तो जिस काम को आप पैसे के लिए करते हो ना, उस काम को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलना ध्यान से मेरे भाई, क्या बोलते हैं सर, ऐसी कोई भी क्रिया, ऐसा कोई भी कार्य है जो इंसान पैसे के लिए करता हो, चाहे वो किसान खेती कर रहा हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो, कोई ट्रेड कर रहा हो, कोई दुकानदार दुकान खोलकर बैठा हो, कोई भी
मान लीजिए सर्विस में हो, इंडस्ट्री में हो। लेकिन अगर कोई सामाजिक धार्मिक काम कर रहा है, खुशी में कर रहा है ना, कहीं परफॉर्म कर रहा है किसी चीज को लेकर, तो ये काम जो हो गए ना, इसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक। ध्यान से सुनना मेरी बातें। अब आपने कहा सर जब हम कोई काम कर रहे हैं, कोई फैक्टर देख रहे हैं, अब जैसे मैंने कहा एक होता है पानी, एक होता है डीजल। ध्यान से सुनना, सामान्य तौर पर एक होता है पानी, एक होता है डीजल या पेट्रोल। अब मैं आपसे कहूं कि सर पानी जो होता है वो सामान्यतः पैसे से जुड़ा नहीं होता। अभी बोतल मिलती है पानी की, वो अलग बात है, लेकिन जनरली नल से पानी आता है, कुएं से पानी है, तालाब में पानी है, नदियों में पानी और हमारे समुद्र में पानी है। तो इसका संबंध पैसे से तो नहीं है पानी का, लेकिन पेट्रोल का संबंध जो है वो पैसे से होगा। सामान्य तौर पर पैसे से जुड़ा मामला हो जाएगा। अब जो बात पैसे से जुड़ी होगी, ध्यान सुनना, तो आपने कहा जो बात पैसे से जुड़ी नहीं है वो फैक्टर नॉन इकोनॉमिक है, उसे आपने नॉन इकोनॉमिक फैक्टर मान लेंगे। मतलब एक ही है, पैसा जुड़ेगा नहीं तो वो नॉन इकोनॉमिक है, जिसमें पैसा जुड़ जाएगा तो वो इकोनॉमिक है। मैं कह रहा हूं ना, पढ़ना जरूरी है। तो आपने कहा ठीक है सर, इस बात को कैसे समझे हम कि कोई काम कैसा है। जैसे मैंने आपसे कहा, अब इस सवाल को देखना, यह सवाल एग्जाम में पूछा गया कि अर्थशास्त्र में श्रमिक कौन है, लेबर कौन है, बताओ मुझे। कॉपी में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, हेल्प करेगा। करण, रेलवे वाटर क्या होता है भाई? मैंने कहा पानी सामान्य तौर पर, जो नदी का पानी, समुद्र का पानी, जब तक वो पैकेट वाटर ना बोल दे उसे, तब तक, जब तक पैकेज वाला बोतल ना बोल दे, सबमिट करते हैं वो बिल, वो क्या हो जाता है, वो मिनरल वाटर बन जाता है। जब वो मिनरल वाटर या पैकेट वाटर बन जाता है तब उसके बिल पे करते हैं। समुद्र से पानी लो, नदी से पानी लो, कुएं, तालाब, झील से पानी लो, कौन उसका बिल मांगेगा आपसे? अब मैंने ये कहा, मैंने कहा बताओ जरा सोच के, एक पंडित जी ने हवन किया। अब बताओ हवन क्या है, पैसे वाला या बिना पैसे का? अब आपने कहा जी हवन करना तो धार्मिक काम है। मैंने कहा हवन के 1100 रुपए लिए, सोच के जवाब देना। हवन के 1100 रुपए लिए, अब बताओ क्या है? तो कई बार ना आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है कि सामान्य तौर पर हवन करना धार्मिक काम है, लेकिन जब बात पैसे की आ जाएगी तो अलग चीज हो जाएगी। तो अब आपने कहा सर ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जब हम ये कहते हैं किसी सवाल में, ध्यान से सुनना, इसलिए कह रहा हूं, अगर कोई अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो लेबर तो नहीं बन सकता वो। कोई शौक में कोई काम करेगा तो नहीं बन सकता। कोई चित्रकार अपने आनंद के लिए, भाई खुशी में काम कर रहा है तो नहीं। हां, कोई इंसान, कोई संगीत म्यूजिशियन, सुविधा निधि कहते हैं पैसे को, के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा है कि मुझे पैसा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा, मैं कुछ कमाऊंगा। इसका मतलब यह हो गई वो इंसान लेबर हो गया, एक प्रकार से उस काम को कर रहा है। जब लोग वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में काम करें तब उन्हें किस में व्यस्त होना कहते हैं? अब देखो मैंने क्या कहा था, जब हम वस्तु और सेवा का उत्पादन करने में लगेंगे तो इसका मतलब हम पैसे वाला कोई काम करेंगे, उससे उत्पादन करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो उस काम को क्या बोलेंगे बताओ? तो मेरे भाई उस काम को बोलेंगे इकोनॉमिक, उस काम को बोलेंगे इकोनॉमिक, और उस करने वाले को क्या बोलेंगे? जो भी काम करेगा उस इंसान को बोलेंगे लेबर। जो काम करेगा उसे बोलेंगे इकोनॉमिक, और जो काम हो जाएगा उसे, काम करने वाला होगा उसे बोलेंगे इकोनॉमिक। जैसे ये सवाल हमारा एसएससी ने पूछा है अपने एग्जाम में, मैंने दिमाग में आपके फिट कर दी है बात कि अब आर्थिक अनार्थिक में कंफ्यूज मत होना, बस जहां पैसा आए वो आर्थिक ना आए तो अनार्थिक, इस हिसाब से आपको चलना है। तो अब आप देखो जरा ध्यान से, अब देखो, अगर कोई शिक्षण संस्थान में पढ़ाए पैसा लेगा, सर्व शिक्षा अभियान में पढ़ाए पैसा लेगा, परामर्श दे पैसा ले सकता है, अपनी बेटी को पढ़ाए तो पैसा नहीं हो सकता। सर ये आर्थिक नहीं हो सकता, ये अनार्थिक है। ये आर्थिक नहीं हो सकता,
ये अनार्थिक है। अब मैं आपसे कहूंगा पूरी ईमानदारी से मेरे भाई इस बात को लिखना और मुझे बताना कि बात समझ में आई या नहीं, कि अगर कोई एक्टिविटी आर्थिक हो सकती है, अनार्थिक हो सकती है सर। और इस तरीके से हमने उन एक्टिविटी को दो हिस्सों में बांटा, कोई इन्वेस्टर है, कोई शॉपकीपर है, कोई दुकानदार, कोई भी काम करने वाला है। बोलना भाई, यस का कमेंट आना चाहिए। क्वेश्चन भी करना है, अच्छे से सीखना भी है। क्वेश्चन को करना है और उसके बाद उसे अच्छे से सीखना है मेरे साथ। तो क्या सीखा आप लोगों ने, बताना मुझे। चलो, सीख गए हो तो बता दो भाई। अब इसे आपको एक बार डन करना है मेरे साथ। इसको नोट कर लो, इकोनॉमिक क्या है। कोई भी काम, मैंने कहा कोई किसान, कोई लेबर, कोई सर्विस देने वाला, कोई बिजनेस, कोई दुकानदार, कोई निवेशक, कोई ट्रेडर, कोई निवेशक, कोई शॉपकीपर, कोई दुकानदार, ये जो लोग काम कर रहे हैं ना, कुछ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं भाई। ये सब जो चीजें मनी से जुड़ी हैं, धन से जुड़ी हैं, तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक। और जो चीजें पैसे से जुड़ी नहीं है, उन सब चीजों को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक। समाज सेवा, धार्मिक काम, सांस्कृतिक काम, हाउस वाइफ, शौक में, आनंद में काम कर रहा है कोई, जो मनी से रिलेट नहीं कर रहा है। कुछ नहीं छूटेगा, एक एक बात, बिल्कुल सब कुछ होगा। बहुत बढ़िया से सीखो। तो इकोनॉमिक वो हो गई जो मनी से रिलेट करती है। तो इस तरीके से मैं दिखाता हूं। स्लाइड 2 जो थी, ये वाली थी भाई, जिसमें आपने बेसिक प्रॉब्लम को फेस किया था, बेसिक प्रॉब्लम्स को लिखा था। चले भाई, आगे बढ़ते हैं सर, कुछ अगली तरफ चलते हैं। ये वाले को डन कर रहे थे। अच्छा, मुझे एक बात बताना सोचकर, एडम स्मिथ तो है फादर इकोनॉमिक्स के, कुछ और लोगों के नाम भी मैं लूंगा। समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, हाउस वाइफ हो कोई, अपने परिवार के लिए कर रही है। देखो, एक सवाल आता है ना, एक मेड होती है, नौकरानी। इसमें लेकर थोड़ा सा मैं बता देता हूं, मेड, नौकरानी। क्योंकि जब नौकरानी काम करती है तो एक तरह से वो भी वही काम करती है जो घर में महिला करती है। पर नौकरानी जब काम करती है तो पैसे के लिए करती है, और कोई महिला अपने लिए घर के काम करती है तो वो पैसे के लिए नहीं करती। इसमें फर्क है। नौकरानी जो होती है वो पैसा कमाती है, हाउस वाइफ जो होती है अपने परिवार में मां, बहन, बीवी, वो पैसा नहीं कमाती, तो वो हमारी गृहिणी। अब मेरी बात सुनना। अच्छा, एक बात सोच के बताना है कि इकोनॉमी कैसे चलती है। तो आपने कहा सर इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जरूरतों को पूरा करना होता है। जो एक बात सोच के बताना,
इकोनॉमी की जरूरतों के लिए पैसा चाहिए। पैसा सरकार कहां से लाती है? क्योंकि इकोनॉमी सरकार संभालती है। सरकार किसी देश की इकोनॉमी संभालती है। बड़ा जबरदस्त पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको, एग्जाम का पॉइंट दे रहा हूं भाई। तो मुझे बताना सरकार ये पैसा कहां से लाती है। तो आप कहोगे सर ये इंसानों, व्यक्तियों पर, कंपनियों पर, चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई कंपनी हो, कोई सामान हो, सब पर, माल पर, सब पर टैक्स लगाते हैं। अब टैक्स लगाते हैं तो वहां से पैसा आता है और उससे पूरी इकोनॉमी हमारी कार्य करती है, चलती है, हमारी जरूरतें पूरी होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, गरीबी दूर, सब कुछ इसी से चलता है। बोलो हाँ या ना। अब मुझे बात बताना, अब टैक्स सरकार लेती तो है, लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं। ये हमें बताए हमारे फादर इकोनॉमिक्स के हैं जो एडम स्मिथ ने, 4 नियम बताए। क्या बोला उन्होंने, देखो। टैक्स ऐसा लगाओ, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, टैक्स ऐसा लगाओ जिससे आय असमानता दूर हो। बोलो हां या ना। भाई अमीर और गरीब 2 तरह के लोग हैं, इनके बीच की दूरी, अमीर और गरीब के बीच जो गैप बन गया है, अब कोई इंसान इतना गरीब है कि खाने तक के पैसा नहीं है, कोई इतना अमीर है कि उसके पास रखने की भी जगह नहीं बनती है। तो पैसा इस तरीके से बंटना चाहिए और टैक्स ऐसे लगे आय असमानता दूर हो। दूसरा, जो टैक्स हम लेते हैं, टैक्स लगाते हैं, टैक्स जमा करते हैं, अब टैक्स जमा करने में खर्चे आते हैं, उस जमा की जो लागत है वो कम हो जाए। बोलो हां या ना। भाई हम टैक्स लगाते हैं, टैक्स सरकार लेती है, सरकार हम पर लगाती है, तो उसे जमा करते हैं। उसके लिए जीएसटी का डिपार्टमेंट बनाया, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट बनाया, मशीनरी है और लोगों को रखा काम पर। ये खर्चा कर रही है सरकार। 1000 रुपए टैक्स ले रही है तो 100 रुपए खर्च हो जा रहे हैं सरकार के। ये खर्चा कम से कम होना चाहिए, ये एडम स्मिथ ने बताया। अच्छा देश वो है जहां अमीर गरीब के बीच गैप कम हो। अच्छा देश वो है जहां टैक्स लगाने पर, कलेक्शन करने में खर्चा कम आता हो। अच्छा देश वो है जो टैक्स लगाए ना तो बार बार बदलाव ना करे उसमें। टैक्स हमेशा निश्चित होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि कभी तो लगा दिया 10, कभी 20, कभी 50, कभी 5। इससे लोगों में ना अविश्वास होता है। सरकार बार बार बदलती है, अविश्वास। टैक्स बार बार बदलेगा तो क्या होगा, विश्वास नहीं होगा लोगों को। और लोगों को टैक्स जमा करने में सुविधा होनी चाहिए। ये 4 ऐसी बातें बताई कि लिखो, लोग सुविधा होगी टैक्स देने में तो टैक्स देंगे, निश्चित होगा तो लोग टैक्स जमा करेंगे, टैक्स का खर्चा कम से कम करो, टैक्स ऐसे लगाओ कि अमीर गरीब के बीच में गैप कम हो जाए। सब बातें किसने बताई हमें? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने। उनका नाम क्या है? उनकी थ्योरी का नाम क्या है? इसे कहते हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन, यानी ऐसी प्रणाली जो टैक्स को बेहतर तरीके से लगाने पर बात करती है। अर्थव्यवस्था चलेगी ही तब, इंट्रोडक्शन कह लीजिए, बेसिक्स कह लीजिए, तो मेरे बात ध्यान से सुन लेना। इसीलिए मैंने कहा था सुनना बहुत जरूरी है क्लास में, और मैं इस पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। इस पर बेस्ड आपको मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसीलिए इंतजार करना और समझ कर चलना मेरे भाई। तो ये बात आई सर कि एक अच्छी कर प्रणाली क्या होती है। बोलो, एक अच्छा सिद्धांत क्या होता है? देखो, लिखोगे जितना आप उतना बढ़िया है। नोट्स बनाओ, प्रॉपर बनाना। तो आपने कहा एक ऐसा सिद्धांत जो इक्वालिटी लाए, समानता लाए, ऐसा सिद्धांत जो खर्चा कम करे, ऐसा सिद्धांत जो निश्चित हो, और ऐसा सिद्धांत जो सुविधा देता हो। तब ज्यादा टैक्स जमा होगा, तब सरकार ज्यादा अच्छे से काम करेगी और देश आगे बढ़ेगा। 4 सिद्धांत पर। कन्वीनियंट मतलब सुविधा। जैसे मान लो पहले क्या होता था, अभी के बारे में सुनना ध्यान से। पहले यह होता था कि मैं टैक्स जमा करता था ना, इनकम टैक्स मान लो, तो ऑनलाइन नहीं होता था, पहले ऑनलाइन का जमाना नहीं था। तो इनकम टैक्स जमा करने पहले ऑफिस जाते थे, सुनना लाइन से। अब ऑफिस जाते थे तो ऑफिस में लाइन लगती थी। बोलो हां, लाइन लगती थी। 4-5 घंटे बाद नंबर आता था जमा करने का, कि भाई अभी आएंगे, फॉर्म भरेंगे, पास होगा, फिर आगे जाओ जमा करो। अब क्या है सर, अब कुछ नहीं करना।
अब ऑनलाइन होता है, कोई लाइन नहीं, 1 मिनट में जमा। अब मुझे बताना, पहले लोग छुट्टी करते थे और टैक्स देते थे, कौन देगा छुट्टी करके टैक्स? अब ऑनलाइन है तो उम्मीद क्या है सर, अब ज्यादा सुविधा हो गई टैक्स जमा करने में, कोई कहीं बैठा हो वहीं से दे दो टैक्स। अब उम्मीद है अब जो है वो ज्यादा टैक्स मिल पाता है। क्यों मिलता है ज्यादा टैक्स अब? क्योंकि अब टैक्स मिलना आसान हो गया है। लोग 1000 2000 टैक्स देना चलो दे देते हैं, सब क्वेश्चन पीएनजी में मिलेंगे। तो आपने कहा ये सारी बातें अच्छी हैं, इसीलिए एक बार ये क्वेश्चन आया था कि बताओ इनमें से, एक बार ये सवाल आया था कि बताओ इनमें से कौन सा है जो टैक्स सिद्धांत नहीं है। तो हमने उसको लिखा हुआ भी है, इसी तरह आपको लिखना भी है। तो मेरे भाई इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, एक बात नोट कर लीजिए, सुविधा मतलब टैक्स जमा करने की आसानी हो, टैक्स में ज्यादा बदलाव ना हो। ये सब है एडम स्मिथ की थ्योरी। तो बेसिक्स कह लो, इंट्रोडक्शन कह लो, आज पूरा हो जाएगा। बेसिक्स या इंट्रोडक्शन आज पूरा। और अभी याद रखना, क्लास यही टाइम चला करेगी, 12 से 1। एक आखिरी बात और बताऊंगा, बस ज्यादा कुछ नहीं है। एक आखिरी बात और बताऊंगा, ये सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको कराए हैं इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन करते तो मजा आता है ना। एक बात और बताऊंगा भाई, एक बात और बस। इसको डन करना। अब मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपने कहा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो पता है, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो वर्ड किसने दिए थे, ये आ जाए तो क्या कहोगे आप? ध्यान से सुनना मेरी बात। एक आखिरी बात कर रहा हूं आज के लिए और बेसिक्स क्लास के लिए। कई बार सवाल ऐसे आता है, सवाल ध्यान से देखना पहले। अब मैं आपको अगली लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं कि माइक्रो क्या होती है, मैक्रो क्या है। लेकिन जैसे एक सवाल आता है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में बताऊंगा मैं आपको। व्यष्टि बोलते हैं इसे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका जनक कौन था? अच्छा अभी लिखना नहीं, सुनना। फिर आता है कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी एक और होती है। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच है मेनली, इसे कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का जनक। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन था? तीसरी बात आती है, माइक्रो और मैक्रो, ये जो दो शब्द हैं ये किसने दिए थे? ये दोनों शब्द जो हैं, माइक्रो और मैक्रो शब्दों का प्रयोग किसने किया था, ये पूछ लेता है। शब्दों का सर्वप्रथम उपयोग, उपयोग ये किसने किया था? और ये पूछ लेता है
फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स किसे मानेंगे फिर हम? भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो देखो मेरे दोस्त, याद रखो इन सारे सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। जब आप इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करोगे, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक, तब ये कौन हो सकता है बताओ? देखो, जब मैं कहता हूं ना भारतीय अर्थशास्त्र का, सुनना भी, तब इस बारे में याद रखना एक नाम आता है जिन्हें हम कहते हैं कौटिल्य। अभी लिखना नहीं। इन्हीं को कहते हैं चाणक्य, और इन्हीं को कहते हैं विष्णुगुप्त। क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। और इनकी किताब आई थी, उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। इनकी किताब का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। और याद रखना, इस किताब में सवाल यह आता है कि ये किताब जो आई थी, अर्थ क्या था? अर्थ मीन्स, जो अर्थ है इसका क्या मतलब था, इसका मीनिंग क्या था? तो अर्थ का मतलब था धन या पैसा। अर्थ का मतलब क्या था? पैसा, मनी। और याद रखना, ये जो किताब थी, दैट या दिस बुक रिलेट्स टू पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ये किताब जो आई थी, इसलिए देखो अर्थ में अर्थ का मतलब धन होता है, रिलेट्स टू पॉलिटिकल एस्पेक्ट। और ये किताब राजनीति पर आधारित थी। ये सवाल आया हुआ एग्जाम में। ये किताब किस पर आधारित थी? राजनीति पर। ये किताब राजनीति पर आधारित थी, यानी राजनीतिक चीजों पर जुड़ी थी, पर आधारित, या राजनीतिक चीजों से संबंधित, थी। ये पुस्तक थी जिसको किसने लिखा? कौटिल्य ने। और इसीलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। जिन्होंने ये शब्द दिए थे ना कि माइक्रो मैक्रो क्या होगा, छोटा माइक्रो बोलते, बड़ा मैक्रो बोलते, रैगनर फ्रिच, जो नॉर्वे के थे, इन्होंने सबसे पहले शब्द दिए थे, नॉर्वे के रैगनर फ्रिश ने। जिन्होंने कहा था ना मैक्रो का फादर, उन्हें कहते हैं जेएम कीन्स। ये ब्रिटेन के थे, और इन्होंने एक किताब लिखी थी। इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ, ये पूछेगा एग्जाम में, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अगर पूछे फादर ऑफ माइक्रो का कौन है, तो इसे याद रखना, अल्फ्रेड मार्शल। ये भी ब्रिटेन के हैं, और इनकी भी एक किताब है। ये सब आपको याद करना है। और वो किताब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ, इस नाम की किताब है। ये अल्फ्रेड मार्शल की है, वो माइक्रो के फादर हैं। एक किताब है, उसके मैक्रो के फादर है जेएम कीन्स। शब्द दिए थे किसी और ने। ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर थी, मौर्यन एम्पायर पर थी। उस समय ये मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के उस समय में की बात है। वैसे एक बुक तो इन्होंने भी लिखी थी सर, वो भी लिखवा दो। चलो, एक बुक मैं इनकी बता रहा हूं, बड़ी काम की हो सकती है वो भी। और इस तरीके से आपको कंप्लीट करना था। आज की क्लास हम पूरी कर रहे हैं, और इसकी क्लास में हम एक बात कर रहे हैं यहां पर, वो क्या है?
एक किताब है प्रॉब्लम्स एंड मेथड ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। ये किताब इनकी है। तो इस तरीके से कोई किताब दे के नाम पूछ ले, किसी के फादर पूछ ले तो भी बताना है, किसी का देश पूछ ले कहां से आते वो भी बताना है, इंडियन इकोनॉमिक्स के फादर पूछ ले तो एडम स्मिथ को बताना है। मैं अगर आपसे कहूं कि सर इस पर बेस्ड कुछ पुरानी किताबों की बात करूं, कुछ पुराने सवाल मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट देंगे मुझे, तो आपको मिलेगा। जैसे सवाल आता है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब यह सवाल पूछेगा तो जवाब होगा जॉन माइनार्ड कीन्स, JM कीन्स कहते हैं इन्हें, जॉन माइनार्ड कीन्स। इसे JM कीन्स का नाम दिया गया। अगर पूछता है आपसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित था, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा है, तो ये पॉलिटिकल स्टेटक्राफ्ट यानी पॉलिटिकल चीजों पर, राजनीतिक चीजों पर आधारित था। जहां बात राजनीति की होगी, प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि और समष्टि जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है एग्जाम में। व्यष्टि और समष्टि शब्दों का उपयोग सर्वप्रथम किया वो थे रैगनर फ्रिश ने। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको याद करना है। इकोनॉमिक्स के बारे में पूरी प्रॉपर चीजें, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, हर एक चीज मैंने आपको बता दी है। इससे पहले की स्लाइड में लिखवा दूं और बता दूं तो भाई ये दोनों स्लाइड आपने करनी है और ये हमारी फाइनल स्लाइड है। बेसिक्स की 2 क्लासें पूरी हुई, कल मिलते हैं अगली क्लास के साथ। कल क्या कराऊंगा मैं आपको, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स, यानी 5 तरह की इकोनॉमिक्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ये पांचों इकोनॉमिक्स को मैं कल क्लियर कर रहा हूं विद एग्जाम्पल, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बस जुड़े रहिए। रेलवे, CGL, CPO, CDS, कुछ भी हो, कंसेप्ट क्लियर है तो सब आसान है। थैंक यू एवरीवन।